गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की मैथ शुरू करेंगे। क्लास 12 मैथ की क्लास आज शुरू होगी आज हमारी, ठीक है। और हमारा चैप्टर 3 रहेगा। चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम आपका आप भी है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए गाइस, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, हमारी ये क्लास 12 की मैथ की क्लास है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 3 है, जिसका नाम है आप भी हो, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। क्लियर गाइस? चलिए आप भी को शुरू करते हैं। अब देखिए, आप भी क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको सबको अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। उसके थ्रू हम समझेंगे एग्जैक्टली आप भी क्या होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, हमारे पास एक ये सूचना है और इस सूचना में कहा जा रहा है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएँ तथा 6 कलम हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएँ तथा 6 कलम हैं, जबकि फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएँ और 2 कलम हैं, जबकि सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएँ और 5 कलम हैं। ये हमारे पास एक सूचना है, ठीक है। अब इस सूचना को हमें एक तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखो, इस तरीके में हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक सारणी रूप इस्तेमाल करेंगे। सारणी रूप, ठीक है। अब बस सारणी रूप क्या होगा, देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे राधा, सारणी बनाते हैं जैसे टेबल बनाते हैं हम लोग, राधा, फौजिया और तीसरा नाम हमारे पास सिमरन। ये 3 नेम हैं। और बात किसकी हो रही है, पुस्तिकाएँ और कलम, इस प्रकार से। अब देखिए, इस वाली सूचना को मैं सारणी रूप में जब लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, राधा के पास पुस्तिकाएँ कितनी हैं, 15, तो पुस्तिकाओं के नीचे 15 और कलम कितने उसके पास, 6। तो इससे हम क्या निकालेंगे कि राधा के पास जो है वो पुस्तिकाएँ कितनी हैं, 15, और कलम कितने हैं, 6। इस टेबल से हम ये समझ सकते हैं, सारणी से हम ये बात समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। उसी प्रकार से फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएँ हैं, 2 कलम हैं, और सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएँ हैं और 5 कलम हैं। ये हमारा एक तरीका रहा। ऊपर दी गई सूचना को इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है। ये क्या हमारा एक सारणी रूप है। हमने इस दी गई सूचना को, जो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा था, इस पैराग्राफ को हमने एक सारणी रूप में सजा लिया, ठीक है। और इस सारणी का आप लोगों के बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आपके कंप्यूटर्स पे होता है, किसी कंपनी के जैसे लेबर होती है उनका ब्यौरा रखना, उनकी मंथली सैलरी रखना। ये कॉलेजों में भी होता है, जब आपके रजिस्टर बनाए जाते हैं तो उसमें टीचर्स की डिटेल, उनकी मंथली सैलरी का ब्यौरा सब सारणी रूप में ही दिया था, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं कि पैराग्राफ हमने नोटबुक ली और उसमें हम पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। वो एक तरीका सही तरीका नहीं होता है। टेबल से हमारे लिए लिखना आसान है और इसको समझना भी बेहद आसान होता है पैराग्राफ की तुलना में। क्लियर है? चलिए, तो एक ही रूप हुआ। अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक रूप से और लिख सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है इसी को लिखने का। इसको लिखने का एक तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, हम क्या करेंगे, ये संख्या ऐसे लिख देंगे, 15, 6, 10, 2, 13, 5। हमने इसको इस रूप में लिख दिया और इस आयताकार कोष्ठक से इसको बंद कर दिया। क्लियर है? ये भी हमारा एक रूप है। अगली बात करते हैं, इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक तरीका हमारा क्या हो सकता है, हम अथवा में लिख रहे हैं इसको, ठीक है गाइस। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम इसको एक काम करेंगे, पुस्तिकाएँ लिखेंगे यहाँ,
और कलम ये, ठीक है। और यहाँ चला लेंगे इनके नाम, राधा, फौजिया और सिमरन। ये अब देखिए, राधा जो है, इस राधा के पास पुस्तिका कितनी है? 15। फौजिया के पास पुस्तिका कितनी है? 6। सिमरन के पास पुस्तिकाएँ कितनी हैं? 10। सिमरन के पास 13। इस तरीके लिखने का मतलब क्या है? ये जो हमारे ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये जो पंक्ति हमारी दिख रही है आपको, ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति किसकी है? पुस्तिकाओं की है। और ये पुस्तिका किसकी होगी? राधा की। ये पुस्तिका फौजिया की और ये पुस्तिका सिमरन की। और ये जो पंक्ति मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये पंक्ति किसकी होगी? कलम की। और जिसके नीचे कलम की संख्या लिखी जाएगी वो उसकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर राधा के पास बात करें तो कलम कितने राधा के पास? 6। तो ये 6 किसके कलम हो गए? राधा के। फौजिया के पास कितने हैं? 2। और सिमरन के पास कितने हैं? 5। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका हुआ। ये हमारा क्या है? सारणी रूप है। सारणी रूप एक तरीके से हमने ये लिखा था और एक ही रूप हमारा ये रहा, ठीक है गाइज। ये इस तरीके से भी हम अपनी सारणी को सजा सकते हैं। अब इस सारणी को जो हमने लिखा है, इसे ये भी लिख सकते हैं। क्या? केवल संख्या लिखें, 15, 10, 13, 6, 2, 5 और इसे एक आयताकार कोष्ठक में बंद कर दिया जाए। जो आपका बड़ा कोष्ठक होता है, इस कोष्ठक में बंद कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास एक सूचना थी जो कि एक पैराग्राफ के रूप में दे रखी थी। उस सूचना को हमने सारणी रूप में इस तरीके से लिखा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल संख्या का इस्तेमाल किया और इसे एक आयताकार कोष्ठक में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पलटा और तरीका बनाया, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा सारणी रूप है और इस सारणी रूप को ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या है? इसके अंदर आपकी संख्याएं आई हैं। ये संख्याएं हैं, संख्याओं का एक क्रम है ये, ठीक है। संख्याओं का क्या है? ये क्रम। आप इस क्रम को ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस क्रम को ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके, इस सूचना जो सूचना है हमारे पास, इसको आपने सारणी रूप उतारा। इस सारणी रूप में जो संख्याएं आई, इस संख्याओं को हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं और इस क्रम में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो आपका तरीका है संख्याओं को एक क्रम से लिखना, ठीक है। जो आपकी संख्याएं होती हैं उन्हें एक क्रम से सजाना और उसे एक आयताकार कोष्ठक में बंद करके रखने का जो ढंग है, जो तरीका है, इसे कहा गया है आव्यूह। मतलब ये जो हमने रूप लिखा है, ये वाला, इन संख्याओं का जो रूप लिखा है, ये कहलाएगा हमारा आव्यूह रूप। इसे कहते हैं आव्यूह रूप। ये भी क्या है हमारा? ये भी है आव्यूह रूप। इसे आव्यूह रूप कहा जाता है। क्लियर है? अभी चलेंगे आव्यूह की परिभाषा पर भी चलेंगे, क्या है परिभाषा, लेकिन अभी समझिए रहा कि आव्यूह मतलब कहते कैसे हैं, लिखते किस तरीके से हैं इसको। तो हमारे पास जो सूचना थी, इस सूचना को हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो हम इस सूचना को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके क्या है हमारे? ये आव्यूह रूप हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग आव्यूह, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं यहाँ लगे याद। जैसे आपको जानते होंगे अच्छे से, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये इन्हें कहा जाता है पंक्ति। जो इस तरह से लाइन है ये वाली, इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति, ठीक है। और ये पंक्ति पहली है, इसे पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 और ये पंक्ति 3, ठीक है। और ये जो आपको देख रहे हैं, खड़ी लाइन जो देख रहे हैं ये वाली, इसे कहा जाता है स्तंभ। तो ये हमारा पहला स्तंभ हुआ, स्तंभ 1, और ये हमारा स्तंभ 2। जैसे आपके कॉलेजों में जो मॉर्निंग में प्रेयर होती है, प्रेयर में आप लाइनों में खड़े होते हैं, इस तरह से जो लाइनें होती हैं, ये वाली, ये जो लाइन है, आप ऐसे ऐसे जो खड़े होते हैं, क्लास वाइज जो खड़े होते हैं, ये लाइन हमारी क्या होती हैं? स्तंभ होते हैं। और जब स्टूडेंट को इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये इस क्लास का स्टूडेंट, फिर इसके सामने ये, फिर ये, फिर ये जो हमारी होती है, क्या होती है?
पंक्ति होती है। ऐसे आप किसी के अपने क्लास में जाके बैठते हैं तो आपकी जो बेंचें होती हैं, बेंचों में जो आप ऐसे जो लाइन होती हैं आप किस तरह से, इस तरह से बेंचें जो पड़ी होती हैं, ये क्या हमारा स्तंभ है। जब हम इसको ऐसे ऐसे देखते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा पंक्ति होता है। ठीक है, अब ये तीनों क्या हमारे पंक्ति हैं, तो इसको पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 बोलते हैं। ये हमारे क्या है, इसके पास स्तंभ, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, तो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। क्लियर है। सेम इसी प्रकार यहाँ भी अगर आ जाइए तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, ये स्तंभ है, सॉरी पंक्ति है, और ये भी क्या हमारा पंक्ति है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, इसे बोलोगे क्या, पंक्ति 1, ये क्या है, पंक्ति 2। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, स्तंभ हैं, स्तंभ 1, ये है स्तंभ 2, और ये है स्तंभ 3। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पंक्ति किससे कहते हैं, स्तंभ किससे कहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जो आपके पास ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को हम सारणी रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी सारणी रूप को इस तरीके से जो लिखना होता है, हमारा इस तरह के लिखने का तरीका है, इसी को क्या कहा जाता है, आव्यूह रूप कहा जाता है। क्लियर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे पंक्ति होता है आपका, पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, और इसके लिए प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे हम लोग कैपिटल R। जैसे हमने पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 लिखा है ना, तो हम इसे R1, R2, R3 लिख सकते हैं। R1, R2, R3। R1 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, सब इसमें लगाना होता है। उसी प्रकार से जो हमारा स्तंभ है, स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉलम। ठीक है, और कॉलम के लिए फर्स्ट लेटर क्या है इसका, C, तो कैपिटल C इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हमारा C1 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। तो पहले वाले आव्यूह रूप को देखें तो पहले वाले आव्यूह में 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। और दूसरे वाले में क्या है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बदल जा रही है लिखने के तरीक़ों को चेंज करने से। तो लिखने का जो क्रम है हमने उसको पलट देने से क्या हो जा रहा है, उसके स्तंभ और पंक्तियों की संख्या भी पलट जा रही है। क्लियर गाइस। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए गाइस, अब देखिए, आप समझते हैं आव्यूह की परिभाषा क्या कह रही है। देखिए, ये जो आपका आव्यूह है, आव्यूह क्या होता है, वास्तविक व सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह क्या होता है, एक आयताकार सारणी होती है। ठीक है, एक आयताकार सारणी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और इस आयताकार सारणी के अंदर जो आपकी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं, या फिर कोई फलन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें, जैसे आप जानते होंगे वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो वास्तव में होती हैं। ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है, उन संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हो गई। जैसे आप ये जानते हैं 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे √2 हो गया। इस तरह से ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद सम्मिश्र संख्याएं क्या कहते हैं, जैसे आपका ये a + i भी जो रूप होता है,
ठीक है, ये क्या है हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होना 2 + 3i या फिर 2 - 3i या फिर 4i या 3 + i/2, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इनकी पहचान क्या होती है i। अगर इन संख्याओं में i आ रहा है तो ये क्या होंगी हमारी सम्मिश्र संख्याएं या फिर इन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद फलन की अगर बात करें तो देखिए फलन जो आपके मैथ का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। ठीक है, उसमें आपको फलन की परिभाषा पढ़ाई जाती है, हम बात नहीं करेंगे उस बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है आपके मैथ के ये। खैर फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, जैसे आपका ये sin x हो गया, cos x हो गया, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनमें से कोई भी हो गया, या फिर कोई व्यंजक x² - 3x + 1 या फिर 3x। ठीक है, कुछ भी, तो ये सब क्या होते हैं हमारे फलन होते हैं, इन्हें कहते हैं फलन। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे होंगे बाह्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं किन्हें कहते हैं और फलन किन्हें कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया यहाँ पर, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बाह्य संख्याओं या फिर सम्मिश्र संख्याओं या फिर फलनों की जो आयताकार सारणी होती है, जब हमने ये बात जो करी थी, जो सारणी बना रहे थे वो सारणी कैसी थी हमारी, आयताकार थी। आयताकार मतलब कुछ इस तरीके से दिखाई देना। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब आयत की तरह दिखाई देना। तो अगर मैं संख्या लिखूँ यहाँ पे इस तरह से, ये कैसा लग रहा है, कुछ आयत जैसा लग रहा है। ठीक है ना, लग रहा है ना आयत जैसा ये। और ऐसा आप लोग थोड़ा कंप्लीट करोगे इस तरह से तो लगभग ऐसा बन रहा है आपका आयत जैसा है। ठीक है, तो इससे क्या बोल दिया जाता है, आपने एक सारणी बनाई है, जैसे हमने आपके पास ऊपर पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ के नीचे आपने टेबल बनाई थी, सारणी बनाई थी, और वो सारणी कैसी थी हमारी, आयताकार सारणी थी। क्लियर है? अब इस आयताकार सारणी में क्या हो सकता है, कोई बाह्य संख्याएं हो सकती हैं, कोई सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं, या फिर कोई फलन हो सकते हैं। ठीक है, तो बाह्य संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की जो आयताकार सारणी होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने एक नाम दिया ए, ये बात करूँगा इसके बारे में भी। जैसे हमने लिखा 3 2 5 9 3 6, इस तरह से कुछ, या फिर b = 2i 3i 2 + i 5 - i, इस तरह से कुछ लिखा है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने आव्यूह ले लिया x, इसमें ले लीजिए जैसे sin x cos x x² - 9, ये। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या है, पहले वाले में एक आपकी देखो आयताकार सारणी दिख रही है। ठीक है, और इस आयताकार सारणी के अंदर जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, सभी की सभी ये वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पे इस आयताकार सारणी के अंदर जो संख्याएं आई हैं वो क्या हैं, आपकी सम्मिश्र संख्याएं हैं। और इस वाली आयताकार सारणी के अंदर हमारे जो आए वो क्या हैं, फंक्शन है, फलन है। ठीक है, आपका कोई व्यंजक हो सकता है, ठीक है, कोई आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है, या फिर ये लॉग वाले बंदे हो सकते हैं, या फिर ये ए वाले बंदे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, हमारे फलन होते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इस आयताकार सारणी के अंदर आपकी बाह्य संख्याएं हो सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं, या फिर आपका कोई फलन हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी की जो आयताकार सारणी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, वो कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, ये एक एग्जाम्पल ये दिया, एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है, तीनों क्या हैं, ये आव्यूह हैं। ठीक है, अब यहाँ जो आव्यूह ए है, ये जो आव्यूह है, देखो पहली बात तो ये है, जितने भी हम आव्यूह लिखते हैं, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। जो भी आव्यूह आप लिखोगे उसके लिए एक प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, और वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर। ठीक है, मतलब जो आपके आव्यूह है, आव्यूह को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। खैर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो ये जो हमारा आव्यूह ए है, ये किसका आव्यूह है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो ये हमारा ए जो है वो वास्तविक
संख्याओं का आव्यूह है, संख्याओं का आव्यूह। ठीक है गाइस। और जो हमारा आव्यूह v है ये सम्मिश्र संख्याओं का आव्यूह है। या बोल सकते हैं आयताकार सारणी है, सैमी संख्याओं की आयताकार सारणी, वही क्या होगी हमारी आयताकार सारणी क्या होती है, आव्यूह होता है। ये क्या हमारा x जो है ये क्या है, फलनों की एक आयताकार सारणी है। ठीक है, फलनों का आव्यूह कह दो या आयताकार सारणी कह दो। आप इसको ये भी लिख सकते हो, फलनों की आयताकार सारणी। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, इस परिभाषा को आप समझ पाए होंगे, इसके एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है, आव्यूह भला क्या है। ठीक है, और आव्यूह को हम हमेशा अंग्रेजी बड़माला के कैपिटल लेटर से ही व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, चलिए हम आगे क्लास को बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होते हैं, जो आपके देखो वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं या फिर सम्मिश्र संख्याएं या फिर फलन। ठीक है, यही क्या होते हैं हमारे आव्यूह के अवयव होते हैं। मतलब आयताकार सारणी के अंदर जो भी संख्याएं या जो भी फलन लिखे जाते हैं उन संख्याओं या उन फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जैसे एक आव्यूह लिया हमने, ए नाम का कोई आव्यूह है, इसके अंदर संख्या लिखी हमने, ये कुछ संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, अब इस आव्यूह के अंदर जो आपका 3 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 10 आया है, 4 आया है, 14 आया है, ये सब के सब क्या हैं, आव्यूह के अवयव हैं। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आयताकार सारणी है, उस आयताकार सारणी के अंदर जो आपने वास्तविक संख्याएं लिखी हैं या कोई सम्मिश्र संख्याएं लिखी है या फिर आपने कोई फंक्शन लिखा है, कोई फलन लिखा है, ये कहलाते हैं हमारे क्या, आव्यूह के अवयव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अवयव कह लो या इसके लिए एक नाम और इस्तेमाल किया गया है, अवयव के लिए अवयव कह लेते हैं, या बुकें आपकी इसको प्रविष्टियाँ भी बोलती हैं, प्रविष्टियाँ, प्रविष्टि बोलोगे या फिर प्रविष्टियाँ, मतलब एकवचन बोलोगे तो प्रविष्टि, बहुवचन बोलोगे तो प्रविष्टियाँ। ठीक है, प्रविष्टियाँ भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में या फिर आपकी बुक्स में हो सकता है अवयव लिखा हो या हो सकता है प्रविष्टियाँ लिखा हो। ठीक है, तो अवयव भी ठीक है और प्रविष्टियाँ भी ठीक है। चलिए गाइस, अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या था हमारा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, तो मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। m पंक्ति तथा n m पंक्ति तथा n
स्तंभ वाले आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होती है या m गुणा n होती है। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या करा, कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होगी हम उसको किसे दिखाएंगे, m से दिखाएंगे। पंक्ति की संख्या को m से और स्तंभों की संख्या को n से। और आपके पास कोई आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी, मतलब स्तंभों की सॉरी पंक्तियों की संख्या को हम m कहेंगे और स्तंभों की संख्या को n कहेंगे। ठीक है, तो m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले आव्यूह की कोटि जो है वो m क्रॉस n या फिर m गुणा n होती है। ठीक है, कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। देखिए हमारे पास कोई आव्यूह है, ये b नाम का कोई आव्यूह है, 3 6 4 9 3 6। ठीक है, इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है। अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं तो कोटि कैसे लिखेंगे, कोटि होगी m इंटू n, m क्रॉस इंटू नहीं बोलेंगे, m क्रॉस n या फिर m गुणा n। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो m है ये क्या है, पंक्तियों की संख्या, m है पंक्तियों की संख्या, और जो n है ये है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। सही है। और जब भी हम कोटि लिखते हैं, किसी भी आव्यूह की कोटि लिखते हैं, तो हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है। ठीक है, ये परंपरा है, ये रूल है, ये नियम है। ठीक है, आपको हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखनी है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखनी है। इसके पीछे का ऐसा कोई ख़ास लॉजिक नहीं है। ठीक है, लिखने का एक तरीका है, बुक्स जैसा लिखती हैं, जैसा मैथमेटिशियन ने लिख दिया है उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे स्तंभों की संख्या पहले लिख दी और पंक्तियों की संख्या बाद में। जैसे मैं कहने का मतलब मेरा ये है, आपने लिखा 3 क्रॉस 2, तो इसको हम क्या समझेंगे, ये आपकी कोटि है 3 गुणा 2, यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। अगर इसको हमने पलट दिया, 2 गुणा 3 लिख दिया, करा तो है तो वही, लेकिन मैंने पलट दिया, तो अब क्या मतलब होगा, 2 होगी पंक्तियों की संख्या और 3 होगी स्तंभों की संख्या। मतलब बात पहले से क्या हो गई, विपरीत हो गई, पलट गई, उल्टी हो गई। ठीक है, तो लिख देने से ही आपके तरीका बदल जाएगा, आव्यूह बदल जाएगा। क्लियर है, इसलिए चलिए तो अब यहाँ पे बात करें तो कोटि हमारी क्या निकल के आएगी, यहाँ से कोटि आएगी। देखो यहाँ पे हमारे इस बी आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 1 2, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, और इसमें स्तंभ क्या हैं, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3। यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है वो आपकी 2 है और स्तंभों की संख्या जो है वो 3 है। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी हुई, 2 क्रॉस 3 या 2 गुणा 3, ये हमारी कोटि हुई। याद रखें, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोटि लिखते समय हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है, ये बात याद रखें। ठीक है, और थोड़ा सा और तरीका समझ लीजिए इसका। जैसे आपका ये आव्यूह V है, ठीक है, और आपने ये इसका आव्यूह लिखा 3 6 4 9 3 6। ठीक है गाइस, और कोटि को जो हमेशा जो हमारा ये आयताकार कोष्ठक आप देख रहे हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है, कोष्ठक है, इसके यहाँ पे सफिक्स में हमेशा कोटि को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ये दिखाने का तरीका ये। ठीक है जी, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आव्यूह के अवयव भी समझ में आया होगा, आव्यूह की कोटि भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अवयव क्या होते हैं, उस आयताकार सारणी की जो वास्तविक संख्याएं हैं या सैमितिक संख्याएं या फलन हैं, उन्हें कहा जाता है आव्यूह के अवयव। ठीक है, और जो आपकी आव्यूह की कोटि होती है उससे क्या होता है वो, जैसा आपको कोई आव्यूह है उसमें हमने पंक्तियों की संख्या को अगर m कहें, स्तंभों की संख्या को अगर n कहें, तो उसकी कोटि कैसे लिखी जाएगी, m क्रॉस n, हमेशा m क्रॉस n। और सबसे पहला जो आपको संख्या लिखते हैं हम लोग कोटि लिखते समय, सबसे पहली संख्या हमारी पंक्तियों की संख्या होती है और दूसरी हमेशा हमारी स्तंभों की संख्या होती है। क्लियर है गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में अच्छा चलिए, तो एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम लोग। आव्यूह के अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या। चलिए देखिए, अवयवों की संख्या क्या है। जैसे आपके ये, अगर मैं इस वाले बी अवयव की बात करूं, इसमें एक अवयव 3 है, एक 6, 4, 9, 3, 6। तो कितने अवयव हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी हुई इसके अंदर? 6 हुई। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें सीधे लिखना है, हमें केवल कोटि पता हो और संख्या लिखनी हो, तो क्या लिखते हैं हम लोग? m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले आव्यूह के अवयवों की संख्या m × n होती है। ठीक है, आपके पास कोई आव्यूह है, उस आव्यूह के अंदर आप क्या है, m पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? m × n होगी। यानी कि m × n क्या है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल। मतलब कोई आव्यूह आपको दिया जा रहा है, उसमें जो आपके पंक्तियों की संख्या होती है और स्तंभों की संख्या होती है, उनका जो गुणनफल होता है उसे कहा वो आपका जो गुणनफल है वो आपको बताता है आव्यूह के अवयवों की संख्या। जैसे इसकी बात करें तो इसमें संख्या कितनी होगी इसके अंदर? अवयवों की संख्या, ठीक है, m × n होगी। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 × 3 यानी कि 2 × 6, सीधा निकाल देंगे। आपको अगर कोटि पता है किसी आव्यूह की, तो आप सीधे उसके अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई आव्यूह दे दें, आपसे कहे कि एक आव्यूह A है और इसकी जो कोटि है वो 4/5 है। ठीक है, आपको मतलब आव्यूह पूरा लिख के नहीं दिया, उसने कोटि बता दिया कि उसकी जो कोटि है वो 4 × 5 है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? कोटि दे दी और अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या होगा? सीधा इसका गुणनफल, संख्या जो होगी अवयवों की वो क्या होगी? 4 × 5 = 20। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, और एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा मिस कर गए हम। देखो, कोटि कहे या फिर वो क्रम कहे, कोटि कहे या फिर क्रम कहे, एक ही बात है। आव्यूह की कोटि कहे या आव्यूह के क्रम कहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक आपने सीखा आव्यूह कैसे लिखा जाता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और आव्यूह के अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर कोटि आपको दी जाए तो कैसे उसके अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। इतना हमने अभी तक सीखा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसी में आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण। निरूपण कैसे करते हैं, तरीका तो हम समझा क्या दिखाते हैं उसको, लेकिन अगर हम मैथ में अगर दिखाएं उसको व्यापक रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे आपको कोई आव्यूह A है तो मैं इसे लिख सकता हूँ AIJ, सही है, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/4। उसके बाद दूसरा आव्यूह ले रहा हूँ मैं। दूसरा आव्यूह हमारा मान लीजिए X आव्यूह है,
तो एक्स आई जे, और ये मान लीजिए इसकी कोटि है 5/7। ठीक है, अब देखिए ये हमने निरूपण किया है, और इसमें क्या कह रहा है, ये आपका एक आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, और उसकी जो कोटि है वो 3x4 है, 3x4 है। ठीक है, और उसका जो अवयव है वो क्या है, स्मॉल ए है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आपको आयताकार सारणी के अंदर यानी कि आव्यूह के अंदर, आव्यूह में अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखने पड़ते हैं ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक अगर आप लोग कोई भी अक्षर लिख रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे ए आया, बी आया, सी आया, मतलब ए से लेके जेड तक कोई सा भी लेटर आए, कोई सा भी अक्षर आए, उसे हमेशा हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखना होता है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो आव्यूह ए का क्या है, अवयव है, और इस वाले में जो स्मॉल एक्स है वो एक्स का जो आपका आव्यूह एक्स है उसका ये अवयव है। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स भी अवयव है और स्मॉल ए भी अवयव है। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ पे आई जे क्या बताना चाह रहा है। देखिए मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ फ़िलहाल, जिससे मैंने लिखा है ए आई जे, इस तरह से लिख लिया मैं थोड़ा इसको, ए आई जे। ठीक है, यहाँ जो आई बता रहा है ये बता रहा है पंक्तियों की संख्या, और ये जे बता रहा है स्तंभों की संख्या। संख्या नहीं कहेंगे, हाँ संख्या कह सकते हैं, पंक्तियों की संख्या कहेंगे। चलिए, संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो आई है, आई इस्तेमाल किया गया है पंक्तियों की संख्या के लिए, और जे इस्तेमाल किया गया है स्तंभों की संख्या के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हमने इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एक मैंने लिखा, जैसे इसी आव्यूह के मैंने ये लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक आव्यूह है। ठीक है, और ये कितने का है, 3x3 का है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका आव्यूह ए है और उसके जो अवयव हैं वो स्मॉल ए हो गए। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, इसके अवयव हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये 1 आया है, ये जो 1 आया है, ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, आई और जे की वैल्यू। पहली जो संख्या लिखी है इसमें, पहला जो अंक लिखा है वो आपका क्या है, आई है, और दूसरा जो अंक है वो जे है। इसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2, यहाँ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, ये मतलब है। ठीक है, अब ये बताना क्या चाहता है, ये बताना ये चाहता है, ये बताता है यहाँ पे जो 1 है वो ये बता रहा है कि जो आपका ये जो अवयव है, ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। मतलब ये जो आई जे हैं वो उस अवयव की स्थिति बताते हैं आव्यूह के अंदर, उस आयताकार सारणी के अंदर, उस आव्यूह के अंदर उस अवयव की स्थिति क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A12, ये जो अवयव है आपको कौन सी पंक्ति में आया है, ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 पहली पंक्ति और 2 दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्लियर है। तो यहाँ पे ए और जे जो हैं ये बताते हैं कि आपका जो आपका जो अवयव है वो उसकी स्थिति क्या है आव्यूह के अंदर, मतलब वो जो आपका अवयव है वो किस पंक्ति और किस स्तंभ से बिलोंग करता है। क्लियर है, ये मतलब है। और
अब एक सवाल ये खड़ा होता है, सर ये क्या था फिर, आपने इसको m कहा था, इसको n कहा था, ये भी आपकी पंक्तियों की संख्या, ये भी ये स्तंभों की संख्या, तो अंतर क्या बना? अंतर ये है भाई, यहाँ पे जो m है वो इस आव्यूह के कुल पंक्तियों की संख्या और जो n है वो कुल स्तंभों की संख्या है। बट टोटल कितना पंक्ति है, टोटल कितना स्तंभ है, ये है m और n। और यहाँ जो i और j है ये टोटल नहीं है, ये बता रहा है कि जो आपका अवयव है वो किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है। ठीक है, कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ का वो अवयव है, तो दोनों में अंतर है। i j बताता है हमेशा अवयव की स्थिति, और ये जो m n बताते हैं हमेशा उस अवयव के अंदर कितने पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं टोटल। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। और ये भी आप समझ पा रहे होंगे तरीका क्या है ये। अगर मैंने कहीं पे A33 लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का बंधा है। ठीक है, अब इसी में हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मतलब एक अवयव, मान लो आपका एक अवयव है B 3 9 8 -1 2 4, ये सब दिख रहा है आपको 2/3 का। इसकी कोडी कितनी है 2×3। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ये जो आपका V11 की वैल्यू कितनी है, V11, तो V11 कितना होगा, V11 का क्या मतलब हुआ, ये जो B है वो अवयव, यहाँ जो स्मॉल b इस्तेमाल किया गया ये क्या है, अवयव है किसका, अवयव b का। और ये अवयव कौन सा है, जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इस अवयव के अंदर पहली पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा, तो आपका जो 3 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में मौजूद है। तो B11 की वैल्यू कितनी हुई 3। उसी प्रकार से B12 की वैल्यू 9। और ऐसे में कहूँ आपसे V22 कितना होगा, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कटान कहाँ पे हुआ 3 पे। तो V22 की वैल्यू कितनी आई 3। सेम उसी प्रकार से मैं कहूँ V23 की वैल्यू कितनी होगी, तो दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो कटान 4 पे आ रहा है। वैल्यू कितनी आई 4 की। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एनसीईआरटी में जो आपका 3.1 शुरू करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस भी हैं इस टाइप से कि आपको एक प्रकार का अवयव दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें अवयव लिखे होते हैं और आपसे उनके मतलब कोई उनकी स्थिति पूछ लेता है, मतलब कौन, मतलब ऐसे बोलेगा कि भाई A11 बताओ कितना होगा, A23 बताओ, A31 बताओ, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आज की क्लास को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारी क्लास सभी स्टूडेंट को समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो हमारा क्लास, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, यही हम आपसे गुरु दक्षिणा चाहेंगे। चलिए गाइस, ठीक है, जय हिंद।